डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम न्यू 9th क्लास केमिस्ट्री पीटीबी 2025 से चैप्टर नंबर 6 जो कि इक्विलिब्रिया के बारे में है, इसको कंप्लीट अंडरस्टैंड करेंगे। पहले तो हम हर टॉपिक के नोट्स से मेन डेफिनेशंस और की पॉइंट्स को समझेंगे, उसके बाद वापस बुक से उस टॉपिक का ओवरव्यू भी लेंगे ताकि हमारा कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो चैप्टर 6 है इक्विलिब्रिया। पहला जो इसका टॉपिक है वो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। तो नोट्स से हम इसकी डेफिनेशंस और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पहले समझते हैं। केमिस्ट्री के अंदर हम बेसिकली दो तरह के चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं, या रिएक्शंस भी आप कह सकते हैं, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। इन दोनों में क्या फ़र्क है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिएक्शंस को समझने के लिए हम पहले इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन को देखते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर एंड द रिएक्शन गोज़ टू कंप्लीशन, यानी रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद टोटल जो है वो रिएक्शन स्टॉप कर जाता है। वहीं पे यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड है और सिल्वर नाइट्रेट आपस में ये रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों रिएक्टेंट हैं लेफ़्ट साइड पे, और इन्होंने मिलके एरो के इस साइड पे प्रोडक्ट बनाया सिल्वर क्लोराइड और इसी तरह सोडियम नाइट्रेट। तो ये वाला रिएक्शन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। वंस द रिएक्शन इज़ कंप्लीट नो रिएक्टेंट रिमेन इन द मिक्सचर इफ स्टेशियोमेट्रिक अमाउंट वर यूज्ड। अब यहाँ पे स्टेशियोमेट्रिक अमाउंट से क्या मुराद है इसको समझना ज़रूरी है। इससे मुराद है कि अगर तो आपने इक्वेशन के मुताबिक आपने ये मैयर करके लिया है कि जैसे वाटर की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमें पता है कि दो अगर हाइड्रोजन हों तो एक ऑक्सीजन जो है वो मिलेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा H2O, यानी एक वाटर का मॉलिक्यूल कब बनेगा जब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का एटम मिलेंगे। तो इसमें रेशो क्या बनी 2:1। अब अगर आपने 10 ऑक्सीजन लिए हैं तो हाइड्रोजन कितने लेने पड़ेंगे 20। तो ये हमारे पास क्या है, इसे कहेंगे स्टेशियोमेट्रिक रेशो में हमने लिए। अगर आप ऑक्सीजन जो है वो एक लेते हैं और हाइड्रोजन 3 ले लेते हैं तो ये 2:1 नहीं बनती। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस सूरत में स्टेशियोमेट्रिक अमाउंट यूज़ नहीं हुई, तो तमाम रिएक्टेंट जो हैं वो ख़त्म नहीं होंगे एट द एंड ऑफ रिएक्शन। एक हाइड्रोजन स्टिल वहाँ पे बच जाएगा क्योंकि दो हाइड्रोजन जो हैं तीन में से वो तो एक ऑक्सीजन से मिलके H2O बना देंगे, एक जो हाइड्रोजन है वो तीन में से एक जो रह गया है वो एक्स्ट्रा रिएक्टेंट में पड़ा रहेगा। तो इस वजह से इन्होंने साथ कंडीशन लिखी है स्टेशियोमेट्रिक अमाउंट इफ़ स्टेशियोमेट्रिक अमाउंट वर यूज्ड। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। इसके बाद इरिवर्सिबल रिएक्शन के जो करैक्टर होते हैं उनमें ये याद रखना है कि नो रिवर्स रिएक्शन अकर अंडर नॉर्मल कंडीशन, मतलब कि रिवर्स नहीं हो सकता, प्रोडक्ट्स जो हैं वो वापस रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो सकते अंडर नॉर्मल कंडीशन, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर वगैरह जिस पे ये रिएक्शन हो रहा है उसी पे वापस प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट में चेंज नहीं होंगे। दैट्स वाई वी आल्सो कॉल्ड इट प्रोग्रेस ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं करता। अब हम जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन को देखते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन के बरखिलाफ रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता। अ रिवर्सिबल रिएक्शन डज नॉट गो टू कंप्लीशन। ठीक है, इसी तरह जो प्रोडक्ट हैं क्यों नहीं ये कंप्लीट होता उसकी आगे वजह बताई गई है। प्रोडक्ट कैन रिएक्ट अंडर द सेम कंडीशन टू रीजनरेट द रिएक्टेंट, मतलब जिस कंडीशन में जिस टेम्परेचर प्रेशर पे और बाकी कंडीशंस में रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, उसी कंडीशन में रिएक्टेंट जो है वो वापस प्रोडक्ट जो है वो वापस रिएक्टेंट में भी चेंज होता है। तो इस वजह से रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट वापस टूट के रिएक्टेंट बनाते रहते हैं, तो रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता। सच रिएक्शन मूव इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्शन। तो ऐसे रिएक्शन फॉरवर्ड भी मूव करते हैं, बैकवर्ड भी, और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन के सिंबल से। ये वाला भी यूज़ किया जाता है बुक के अंदर जो है, वैसे बेसिक ये वाला यूज़ करते हैं, तो आप भी ये वाला यूज़ कीजिएगा।
ये आप मेन याद रखिएगा। कंप्यूटर के ऊपर जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट भी किया जाता है, लेकिन बुक पे आपने इसी सिंबल से आप इसको रिवर्सिबल को मेंशन करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो अमोनिया की जो फार्मेशन है उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो गैसेस हैं वो रिएक्ट करके अमोनिया बनाती हैं, और अमोनिया जो है वो वापस रिएक्टेंट में भी चेंज होता रहता है। कंडीशंस क्या होती हैं इसमें, 400 जो है डिग्री सेल्सियस जो है वो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और कैटलिस्ट के तौर पे आयरन यूज़ किया जाता है। और एट इक्विलिब्रियम, अच्छा अब इक्विलिब्रियम को भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आप थोड़ा सा बता देता हूँ। इक्विलिब्रियम वो फेज़ है जब जितने रिएक्टेंट जो हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, उतने ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में भी चेंज हो रहे हैं। तो मतलब नेट चेंज कोई नहीं आ रहा, जितने रिएक्टेंट जुड़ के आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, उतना ही प्रोडक्ट टूट के वापस रिएक्टेंट में चेंज होता रहता है। तो दोनों साइड पे एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन डेवलप हो गई है। तो एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को एग्जिस्ट इन द रिएक्शन मिक्सचर, मतलब इक्विलिब्रियम पर इसने कंप्लीट तो होना नहीं है, तो इक्विलिब्रियम इसमें एक ऐसा स्टेट आता है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं वो दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं। जितने इधर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, उतने प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें तो नोट ये करें कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो मे गो टू कंप्लीशन इफ़, एक रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन पे जा सकता है अगर, अब उसके लिए क्या कंडीशन है, अ प्रोडक्ट इज़ रिमूव्ड और विदड्रॉन, अगर तो आप प्रोडक्ट को जो है रिमूव करते जाएं तो बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगा और रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 2 पे द सिस्टम इज़ आल्टर्ड सच एज इन एन ओपन कंटेनर, या सिस्टम जो है वो ओपन कंटेनर में हो, यानी कि जो लेट्स से प्रोडक्ट साइड पे कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है तो ओपन कंटेनर की वजह से वो गैस एस्केप कर जाएगी, वापस दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनमें कंप्लीट हो भी सकता है, लेकिन अगर हम ओवरऑल जनरल रिएक्शन देखें तो नहीं हो पाता। इसकी एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे आप डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को देख सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई इन एन ओपन कंटेनर। अगर हम इसे ओपन कंटेनर में ये वाला काम करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्केप कर जाएगी, फोर्सिंग द रिएक्शन टू कंप्लीशन। अब यहाँ पे आप देखें रिएक्शन के साथ सिंबल भी नहीं यूज़ किया गया रिवर्सिबल का, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस है, वो स्केप करती जा रही है, वापस वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कंबाइन होके और जो है रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो पा रही। और इन अ क्लोज्ड कंटेनर, अगर हम ये रिएक्शन क्लोज कंटेनर में करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वापस कैल्शियम कार्बोनेट भी प्रोड्यूस कर पाएगी। तो ये है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में फ़र्क। इसको मैं एक बार दोबारा डिफरेंस बता देता हूँ आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में। पहला डिफरेंस जो है, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में और रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। वहीं पे अगर हम इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता। दूसरा आप ये भी डिफरेंस लिख सकते हैं कि नो रिवर्स रिएक्शन अकर अंडर नॉर्मल कंडीशन। तीसरा है इट प्रोग्रेस ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जबकि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फिज़िकल रिवर्सिबल चेंजेस हैं, इनको भी हम स्टडी करते हैं। बुक से अगर हम इस टॉपिक का ओवरव्यू करें तो सबसे पहले हमने जो है NaCl रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन का जो है वो डिफरेंस पढ़ा। उसमें हमने NaCl वाली एग्जांपल और इसी तरह N2 और हाइड्रोजन वाली एग्जांपल, इनको जो है वो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन में कोट किया। सिंबल कौन सा यूज़ होगा ये मैंने आपको बता दिया। इसी तरह जो है वो अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो कुछ कंडीशंस थी जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल में चेंज हो जाता है अगर हम उसका प्रोडक्ट जो है या रिएक्टेंट जो है उसको ओपन कंटेनर में करवाएं या रिमूव कर दें तो उस सूरत में। उसकी हमने एग्जांपल में कैल्शियम कार्बोनेट को स्टडी किया।
नेक्स्ट जो है वो लास्ट पैराग्राफ में एक छोटा सा इन्होंने बताया हुआ है कि केमिकल चेंजेस की तरह कुछ फिजिकल चेंजेस भी रिवर्सिबल होते हैं नेचर के अंदर, जैसे कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो है is an important salt which is blue in color. When this salt is heated strongly, its color changes to white. This physical change involves the following equilibrium. अब यहाँ पे आप देखें हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, उसे हीट किया गया तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बन गया जिसका जो कलर है वो वाइट है, ब्लू से वाइट में चेंज हो गया. When white anhydrous copper sulfate absorb moisture from the atmosphere, it will turn ब्लू अगेन. वो वापस जो है वो टर्न हो जाएगा, मतलब हीट किया था तो इसका मॉइस्चर जो है वो रिमूव हो गया था, ये H2O वाला कंटेंट. जब उससे प्रोडक्ट साइड पे पड़ा था उसने वापस ऑब्जॉर्व किया मॉइस्चर, तो अगेन उसका कलर जो है वापस ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में वो चेंज हो गया. तो ये रिवर्सिबल आपको फिजिकल चेंज की एक एग्जांपल मिल गई. इसी एक और एग्जांपल देख लेते हैं. सिमिलर टू दिस व्हेन कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, कोबाल्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं पिंक कलर का होता है, विच इज़ पिंक कलर इज़ हीटेड कन्वर्टेड इनटू एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड विच इज़ ब्लू इन कलर. ठीक है, एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड में चेंज हो गया जो कि ब्लू है कलर में. इन द रिवर्स रिएक्शन, अब वापस रिवर्स रिएक्शन जब होना होता है तो एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड अब्जॉर्ब लेस मॉइस्चर, इट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू डाईहाइड्रेट विच इज़ पर्पल इन कलर. तो ये डायरेक्टली चेंज नहीं हो रहा वापस पिंक कलर में. जब ये लेस वाटर अब्जॉर्ब करता है तो पहले किस में चेंज होता है, पर्पल कलर में, जो कि डाईहाइड्रेट है इसका. और उसके बाद जब फर्दर वाटर अब्जॉर्ब करता है, अब्जॉर्ब करके ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल, तो वापस हेक्साहाइड्रेट में चेंज हो जाता है जो कि पिंक कलर का है. इस इक्वेशन को या इस प्रोसेस को समझने के लिए एक और इक्वेशन भी दी गई है यहाँ पे, ये काफ़ी इजी कर देता है समझना. यहाँ से देखें, एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड जो कि ब्लू कलर का था, उसने जब अपने वाटर लॉस किया लिमिटेड मॉइस्चर में, तो वो कोबाल्ट क्लोराइड डाईहाइड्रेट में चेंज हो गया, यानी उसके पास जो है वो वाटर कम मिकदार में है. और जब मज़ीद उसने वाटर अब्जॉर्ब किया तो फिर वो वापस पिंक कलर में चेंज हो गया. तो ये दोनों में चेंज है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था रिएक्शन के एक कोबाल्ट हेक्साहाइड्रेट है, उसने अपना वाटर लॉस किया तो वो किस में चेंज हो गया, ब्लू कलर के एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड में. उसने जब वाटर को ऑब्जॉर्व किया लेकिन कम वाटर को ऑब्जॉर्व किया तो कोबाल्ट क्लोराइड डाईहाइड्रेट में चेंज हुआ जो कि पर्पल है. जब अगेन पूरा वाटर जो है वो ऑब्जॉर्व कर लिया मैक्सिमम मॉइस्चर में, वो दोबारा पिंक कलर में चेंज हो गया. तो ये एक साइक्लिक सा प्रोसेस बन गया, ये चलता रहता है रिवर्सिबल रिएक्शन. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम. तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे अब हम मूव करते हैं. पहले नोट्स से इसको समझते हैं, इसके मेन डेफिनेशंस और की टर्म्स को, फिर वापस यहाँ से टॉपिक का ओवरव्यू करेंगे. जी, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है इसका मैंने आगे रिवर्सिबल रिएक्शन में ज़िक्र किया था कि आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा. इसको देखें तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है इज़ अचीव्ड व्हेन द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन रेट आर इक्वल. तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम उस कंडीशन को कहते हैं जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो इक्वल हो जाता है. एट इक्विलिब्रियम द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, जब इक्विलिब्रियम कोई भी रिएक्शन अटेन कर लेता है तो उस सूरत में उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन फिर चेंज नहीं होती. जितने रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होते हैं उतना ही प्रोडक्ट टूट के वापस रिएक्टेंट में चेंज हो रहा होता है. तो अगर ओवरऑल दोनों की कंसनट्रेशन को देखें तो वो कांस्टेंट ही रहती है. द रिएक्शन अपेयर टू हैव स्टॉप बट इट कंटिन्यू इन बोथ डायरेक्शन. बज़ाहिर लग रहा होता है कि वो रिएक्शन जो है अब वो स्टॉप हो चुका है, क्योंकि सिर्फ अगर रिएक्टेंट को देखें तो रिएक्टेंट जो है वो उसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ नहीं हो रही, ना ही प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन चेंज हो रही है. तो बज़ाहिर लगता है कि रिएक्शन जो है वो स्टॉप कर गया है, लेकिन वो दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है. रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होते हैं, तो इस वजह से रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन जो है वो कम होनी चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट वापस टूट के रिएक्टेंट अगेन ऐड कर देता है तो रिएक्टेंट उतने के उतने ही रहते हैं कांस्टेंट. इसी तरह प्रोडक्ट भी कांस्टेंट रहता है. तो किस तरह से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होता है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उनको अब हम रीड कर लेते हैं.
इनिशियली द रिएक्शन प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन को देखें तो स्टार्ट में क्या हो रहा होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन ही प्रोसीड कर रहा होता है। रिएक्शन में जो रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। एज प्रोडक्ट कंसनट्रेशन इंक्रीज बैकवर्ड रिएक्शन बिगेन। और जैसे ही प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन थोड़ी सी इंक्रीज होती है तो बैकवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाता है साथ ही। और जब ये दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं, उन इक्वल रेट पर होना शुरू हो जाते हैं, तो हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड। तो तब हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। नेक्स्ट हम फैक्टर्स को देखते हैं जो कि टाइम ऑफ रीचिंग इक्विलिब्रियम पे इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले है नेचर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के नेचर पे डिपेंड करेगा कि कितना टाइम उसे लगेगा इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में। फास्टर रिएक्शन अगर होगा तो वो इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन कर लेगा। वहीं पे मोस्टली एग्जांपल के तौर पे ऐसे रिएक्शन में आयंस आते हैं। और स्लोअर जो रिएक्शन है लाइक रस्टिंग टेक ईयर्स, वहीं पे कुछ रिएक्शन जो है वो ईयर्स भी ले सकते हैं इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए। रिएक्शन की नंबर 2 पे कंडीशन भी देखनी पड़ती है। टेम्परेचर, प्रेशर एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कैन एक्सेलरेट इक्विलिब्रियम अटेनमेंट। अगर हम देखते हैं कि उस रिएक्शन की जो उसको फेवरेबल कंडीशन है क्या वो मुयस्सर हैं, क्या उसको दी गई हैं, जितना उसे टेम्परेचर चाहिए होता है, जितना प्रेशर चाहिए होता है या कैटलिस्ट, तो इस पे भी इस रिएक्शन की जो स्पीड है इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए वो डिपेंड करती है। एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जो है वो 400 डिग्री सेल्सियस पे एक कैटलिस्ट के साथ जो है वो मिनट्स में पहुंच जाती है। ठीक है, अगर जो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की एग्जांपल हमने पहले भी देखी थी उसको प्रॉपर टेम्परेचर दिया जाए 400 डिग्री सेल्सियस और उसके साथ साथ कैटलिस्ट जो उसे चाहिए वो दिया जाए आयरन, तो इक्विलिब्रियम जो है वो मिनट्स में रीच हो जाता है। लेकिन अगर हम वहीं पे जो एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर को डिस्कस करें तो इसमें भी इक्विलिब्रियम जो है अटेन हो जाता है 4 से 5 सेकेंड में व्हेन द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल करंट। जब इलेक्ट्रिकल करंट इसमें कैटलाइजेशन करवाता है, इस रिएक्शन को हेल्प आउट करता है फास्ट होने में। इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन की बात करें नेक्स्ट तो कैटालिटिक मिथेनेशन की बात की गई है, रिएक्शन यूज्ड इन एनर्जी प्रोडक्शन। इसको हम जो है वो बुक से मज़ीद देखते हैं जी। तो बुक से अगर टॉपिक का ओवरव्यू लें तो सबसे पहले जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है, किस तरह से रिएक्शन स्टार्ट होता है, किस तरह से वो इक्विलिब्रियम को अटेन करता है और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, इसके साथ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है और डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो क्या है। तो यहाँ पे हमने इनकी डेफिनेशन जो है वो नोट से पढ़ी है। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगे जो हमने स्किप कर दी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। यहाँ पे एक पॉइंट जो है मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्योंकि जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे अपने इक्विलिब्रियम पे स्टॉप नहीं हुआ बल्कि प्रोसीड कर रहा है, स्टिल उसमें जो है वो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट जो हैं वो वापस टूट के रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं। तो इस वजह से रेदर इट कीप ऑन गोइंग इन बोथ डायरेक्शन दिस स्टेट इज़ कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। आपको पता है स्टैटिक मीन जो रुक जाए चीज़ उसके लिए हम यूज़ करते हैं और डायनेमिक जो कि मूव करती रहे उसके लिए यूज़ करते हैं। तो इस इक्विलिब्रियम को डायनेमिक इसीलिए बोलते हैं कि ये स्टॉप करने की बजाय मूव करता रहता है इवन इक्विलिब्रियम पर पहुँच कर भी। नेक्स्ट जो है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, इसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। वास्ट डिपॉजिट ऑफ कोल आर अवेलेबल इन थर सिन। दिस कोल कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन कोल इज मेड टू रिएक्ट विद स्टीम। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 यानी हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। दीज प्रोडक्ट देन रिएक्ट बाय अ रिवर्सिबल रिएक्शन कॉल्ड कैटालिटिक मेथनेशन टू यील्ड मीथेन। उसके बाद ये प्रोडक्ट जो हैं ये कैटालिटिक मेथनेशन के थ्रू मीथेन की यील्ड इनसे की जा सकती है। और मीथेन आपको पता है कि इसको हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं, किचन में जो गैस आ रही है उसको भी हम
वो भी मीथेन होती है, उसको हम बर्न करके जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के थ्रू यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज पे अगर हम देखें तो वही कंडीशंस उन्होंने डिस्कस की हैं जिनको यूटिलाइज़ करके हम इक्विलिब्रियम को कितने टाइम में अटेन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको नोट से जो है इसका समझा दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चेंजिंग द फिज़िकल कंडीशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इसको हम अब नोट से इसके की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो है मैं आपको टॉपिक का ओवरव्यू बुक से दूंगा। जी, तो चेंजिंग द फिज़िकल कंडीशंस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है पेपर्स में, जो है ये मोस्टली पूछा जाता है, तो इस वजह से आपने इसको बहुत अच्छे से समझना है। वंस अ रिवर्सिबल रिएक्शन रीचेज डायनेमिक इक्विलिब्रियम इट रिमेन इन दैट स्टेट इनडेफिनेटली अनलेस डिस्टर्ब। ठीक है, अगर वो कभी कंप्लीट नहीं होता, वो प्रोसीड होता रहता है यहाँ तक कि उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। डिस्टर्ब अब कैसे किया जा सकता है उसको आगे हम देखते हैं। अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब इन द फॉलोइंग वेज। थोड़ा सा हमने जो है वो स्टार्ट ऑफ चैप्टर में भी पढ़ा था कि अगर रिएक्टेंट को निकाल दिया जाए या कोई ओपन सिस्टम यूज़ कर लिया जाए तो उस सूरत में हम इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो नंबर 1 है एडिंग और विदड्राइंग वन और मोर रिएक्टेंट। ठीक है, अगर हम कोई रिएक्टेंट एक्स्ट्रा ऐड कर दें या विदड्रा करते रहें कोई रिएक्टेंट, तो उस सूरत में रिएक्शन जो है वो एक जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरह नंबर 2 पे एडिंग और विदड्राइंग वन और मोर प्रोडक्ट। इसी तरह चेंजिंग द टेम्परेचर, चेंजिंग द प्रेशर एंड एडिंग अ कैटलिस्ट। ये 5 वो तरीके हैं जिनसे हम किसी भी इक्विलिब्रियम सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। एक पॉइंट मैं ऐड करवाना चाहूँगा कि ये बेसिकली ली चैटलर्स प्रिंसिपल है कि जब कोई डायनेमिक इक्विलिब्रियम को कोई हम कंडीशन प्रोवाइड करके, इनमें से कोई भी कंडीशन प्रोवाइड करके डिस्टर्ब करते हैं, तो वो अपने आप को रिस्टोर करने की कोशिश करता है बाय डेवलपिंग न्यू इक्विलिब्रियम। इसका बुक में कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट ली शैटलर्स प्रिंसिपल है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इनको अब वन बाय वन जो है एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला जो है वो है फैक्टर ऑफ एडिंग और विदड्राइंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इसकी एग्जांपल आपके सामने सबसे पहले लिखी गई है, जिसे हम पहले भी 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन गैस है, अमोनिया बन रही है। इसके लिए 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और एक कैटलिस्ट होना लाजमी है, जिससे ये फास्टर हो जाता है। एडिंग अ रिएक्टेंट, इसमें अगर हम रिएक्टेंट ऐड करते हैं, इंक्रीज इट्स कंसनट्रेशन डिस्टर्बिंग इक्विलिब्रियम। टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम द रिएक्शन शिफ्ट फॉरवर्ड टू कंज्यूम N2 एंड प्रोड्यूस मोर NH3। लेट्स से हमने इसके रिएक्टेंट साइड पे नाइट्रोजन गैस जो है वो मज़ीद ऐड कर दी, तो अब क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा और फास्ट हो जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि अब रिएक्टेंट ज़्यादा हो गए हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ज़रा फास्टर हो जाएगा, तो ज़्यादा अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी और एक नया इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो इस्टेब्लिश होगा विद डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज़। मतलब पहले लेट्स से 50 के रेट पर रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे थे और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में चेंज हो रहे थे एट रेट ऑफ 50। एक जनरल सी एग्जांपल बता रहा हूँ। लेकिन अब हमने जो है जब नाइट्रोजन के रिएक्टेंट मज़ीद ऐड कर दिए, तो अब उस को जल्दी से कंपनसेट करने के लिए रिएक्टेंट अब ज़्यादा हो गए हैं, प्रोडक्ट कम हो गया, तो रिएक्शन का रेट 50 से लेट्स से 60 पे चला गया। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा उसने वापस दोबारा रिएक्टेंट बनाने हैं, वो भी ज़रा फास्टर हो जाएगा और दोनों का जो नया इक्विलिब्रियम स्टेट है वो 60 पे मूव कर जाएगा। तो इस तरह से हमने इक्विलिब्रियम को 50 से 60 पे जो है वो कन्वर्ट कर दिया, तो डिस्टर्ब कर दिया। नेक्स्ट अगर हम विदड्राइंग प्रोडक्ट को देखें तो इसमें भी आप यूं कर सकते हैं कि डिक्रीज़ कर दें कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया, उससे भी डिस्टर्ब हो जाएगा इक्विलिब्रियम। क्योंकि रिस्टोर करने के लिए इक्विलिब्रियम द रिएक्शन शिफ्ट फॉरवर्ड टू प्रोड्यूस मोर अमोनिया, यानी अमोनिया अगर हम प्रोडक्ट वाली साइड से रिमूव कर रहे हैं तो रिएक्शन का रेट ज़रा फास्टर हो जाएगा और एक नया जो है वो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा। जी, तो नेक्स्ट इफ़ेक्ट जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है इफ़ेक्ट ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर। बहुत इंटरेस्टिंग है और रिलेटेड है काफ़ी एडिशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट से।
यानी लास्ट जो हमने स्टडी किया है उसी से हम इसको उसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज एक्सोथर्मिक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इससे क्या मुराद है एक्सोथर्मिक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन? इससे मुराद है कि जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है उसके साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन कहलाता है जिसमें जो है वो हीट प्रोड्यूस हो, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस वजह से हीट इसमें प्रोड्यूस हो रही है, ये चेंज इन इंथैल्पी है। इसके साथ नेगेटिव इसलिए लगा है कि ये बता रहा है कि सिस्टम यानी कि जो रिएक्टेंट हैं उन्होंने अपने अंदर से प्रोडक्ट बनाया तो हीट जो है वो लॉस की है यानी लूज़ की है। तो इस वजह से नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि सिस्टम से हीट जो है वो निकल के सराउंडिंग में गई है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हीट की तो हीट को आपने एज अ रिएक्टेंट ही लेना है। यानी ये आपके सामने एक इक्वेशन है, इसमें इस साइड पे रिएक्टेंट हैं और इस साइड पे प्रोडक्ट हैं। ये अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करें फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, और अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास रिएक्टेंट किधर होंगे? प्रोडक्ट साइड पे ये रिएक्टेंट होंगे हमारे ये वाले, और ये हमारे पास प्रोडक्ट होगा। तो हीट हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे है, सिंपल। अब आपने इसको समझना है इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इट्स मीन हम प्रोडक्ट में इस हीट को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो हमारे रिएक्टेंट जो हैं वो इस साइड पे ज़्यादा हो गए, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फास्टर हो जाएगा क्योंकि अपने रिएक्टेंट को कंपनसेट करने के लिए प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, तो दो रिएक्शन आप समझें, एक फॉरवर्ड रिएक्शन है और एक रिवर्स रिएक्शन है। अब अगर हम इस साइड पे जो है कोई चीज़ ऐड करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड साइड पे मूव करेगा, और इसी तरह अगर हम इस साइड से यह है इंक्रीज़ करने से टेम्परेचर क्या होगा? एडिंग एनर्जी इन द सिस्टम फेवर द एंडोथर्मिक बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, लेकिन वापस अमोनिया को टूटने के लिए हीट जो है वो ऑब्जॉर्व करनी पड़ती है। इस वजह से बैकवर्ड डायरेक्शन का रिएक्शन जो है वो फास्टर हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड रिएक्टेंट साइड, मतलब इस साइड को मूव कर जाएगा। वहीं पे अगर हम डिक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर तो हमने प्रोडक्ट साइड पे एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड पे एक प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज़ कर दिया है हमने। ठीक है, सॉरी रिएक्टेंट नहीं, प्रोडक्ट साइड पे एक चीज़ को डिक्रीज़ किया है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए रिएक्टेंट क्या करेंगे? फास्टर रिएक्ट करके फॉरवर्ड रिएक्शन को फास्ट करके उसको कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो प्रोडक्ट साइड पे हीट डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होना शुरू हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो बना सके। तो शिफ्ट हो जाता है इक्विलिब्रियम टू द प्रोडक्ट साइड। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं थर्ड नंबर पर। हम जिस चेंज का इफ़ेक्ट स्टडी करने जा रहे हैं वो है चेंजिंग प्रेशर। अब प्रेशर के बारे में जो एक अहम बात है वो ये है कि ये जिस तरह हमने रिएक्टेंट को विदड्रा किया या प्रोडक्ट्स को, और या टेम्परेचर का चेंज, वो तकरीबन हर रिएक्शन पर ही काम करता है, लेकिन चेंजिंग प्रेशर हर रिएक्शन पे इफ़ेक्ट नहीं करता। इसके लिए दो कंडीशन जो हैं वो अगर तो फुलफ़िल कर रहा है रिएक्शन तो फिर ही ये काम करेगा, वरना ये काम नहीं करेगा। वो दो कंडीशंस क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। प्रेशर चेंज इफेक्ट ओनली गैसियस रिएक्शन। नंबर 1 के वो रिएक्शन जो है उसमें गैसेस होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे है आपके पास एग्जांपल, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है और अमोनिया भी गैस है, तो इस पर ये इफ़ेक्ट करेगा। दूसरी कंडीशन क्या है इफ़ेक्ट करने के लिए कि रिएक्टेंट जो हैं वो प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो भी डिफरेंट हों। अगर सेम होंगे तो प्रेशर का चेंज इफ़ेक्ट नहीं करेगा, चाहे वो गैसेस ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर कोफिशिएंट 1 है, इट्स मीन मोल 1 मोल है नाइट्रोजन गैस का। यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है तो इट्स मीन 3 मोल हैं गैसेस के। इसी तरह यहाँ पे जो मोल है कोफिशिएंट जो है वो 2 है, तो इट्स मीन प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल हैं और रिएक्टेंट साइड पर टोटल 4 मोल हैं। तो ये आपने याद रखना है। मोल किस तरह से हम देखते हैं, कोफिशिएंट्स को देख लें और रिएक्टेंट साइड पे आपने टोटल करना है। यहाँ पे 3 रिएक्टेंट होते तो तीनों के मोल को सम करके आप इधर लिख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे दोनों के जो मोल हैं वो मिला के 4 बन रहे हैं। और प्रोडक्ट साइड पे भी अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हों तो भी
उन सब के मोल्स को सम करके फिर आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट है और वो 2 मोल है, तो आप 2 लिख लेंगे। अब किस साइड पे मोल कम है? प्रोडक्ट साइड पे मोल कम है। तो ये कंडीशंस हैं। अब हम इसका इफ़ेक्ट देखते हैं कि अब ये रिएक्शन जो है ये इन दोनों कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है, इट्स मीन इस पे प्रेशर का चेंज अप्लाई हो सकता है। जी, तो पहले हमने कंडीशन समझ ली, किन कंडीशन में जो है वो प्रेशर इफ़ेक्ट करता है। जब रिएक्शन के अंदर गैसेस हों और नंबर 2 पे मोल्स का, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे मोल का डिफरेंस हो। अब देखते हैं कि प्रेशर इफ़ेक्ट कैसे करता है। अगर हम, आप लोगों ने याद रखना है कि प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो हमेशा रिएक्शन उस साइड को शिफ्ट होगा जिस साइड पे कम गैस के मोल्स हैं। तो ये अपने जहन में सेव कर लें कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करें तो रिएक्शन कौन सा फॉरवर्ड, किस साइड को शिफ्ट होगा? जिस साइड पे मोल्स की तादाद कम है, गैस के मोल्स की तादाद कम है। तो फेवर करेगा। इस इक्वेशन में देखें, इस साइड पे 4 मोल हैं, 1 ये और 3 ये रिएक्टेंट साइड पे, और प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ 2 मोल हैं। तो इट्स मीन फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ करेगा। फेवर द साइड विद फीवर मोल्स ऑफ गैस। यहाँ पे फीवर मोल्स किस साइड पे हैं? रिएक्टेंट साइड पे के प्रोडक्ट साइड पे? किसी एक रिएक्टेंट को नहीं हमने काउंट करना होता, रिएक्टेंट के तमाम मोल्स को देखना है और प्रोडक्ट के तमाम मोल्स। अगर इधर एक और प्रोडक्ट भी आ रहा होता तो उसके मोल्स भी कंबाइन करके हम देखते हैं कि रिएक्टेंट साइड पे मोल कम है या प्रोडक्ट साइड पे। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे कम है तो इंक्रीज़ करने से प्रेशर, फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा, प्रोडक्ट जो है उसको ज़्यादा जो है उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर हम प्रेशर डिक्रीज़ करते हैं तो फेवर करता है उस साइड को विद मोर मोल्स ऑफ गैस, यानी जिस साइड पे ज़्यादा मोल हैं गैस के उस साइड को रिएक्शन शिफ्ट होता है। तो ये बस याद रखना है कि इंक्रीज़ करें प्रेशर तो उस साइड को मूव करता है जिधर मोल कम हो, और डिक्रीज़ करें तो उस साइड को जिधर मोल ज़्यादा हैं। तो इस टाइम हमारे पास रिएक्टेंट में मोल ज़्यादा हैं, तो डिक्रीज़ करेंगे प्रेशर इस केमिकल रिएक्शन में, तो जो रिवर्स रिएक्शन है वो फास्टर हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो फास्टर होना शुरू हो जाएगा, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जिसका फैक्टर, इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का जो फैक्टर है उसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको पता है कैटलिस्ट कहते ही हम ऐसे केमिकल को हैं या ऐसे सब्सटेंस को हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को फास्टर कर देता है। तो अ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। किस तरह से करता है ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, चैप्टर जो हमारे पास 5 था, इनर्जेटिक्स। ज़रूर देखिएगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, उसमें हमने कैटलिस्ट को देखा था किस तरह से वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है जिससे रिएक्शन फास्टर हो जाता है। इक्विलिब्रियम के पे इसका इफेक्ट देखें तो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम डज नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की पोजीशन को चेंज नहीं करता, डिक्रीज कर देता है, जस्ट टाइम रिक्वायर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम। बस उस टाइम को जो है वो कम कर देता है जो टाइम एक रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में लेता है। यानी स्टार्ट में आपको पता है रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट नहीं होता। तो रिएक्टेंट सारे जो हैं वो पहले इंक्रीज़ करना शुरू करते हैं प्रोडक्ट को, फिर एक टाइम आता है कि प्रोडक्ट की भी इतनी क्वांटिटी होती है कि वो वापस रिएक्टेंट में चेंज होना शुरू हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता दोनों रिएक्शन जो हैं फॉरवर्ड, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की फॉर्मेशन इक्वली होना शुरू हो जाती है। तो उस ये प्रोसेस होने में जो टाइम लगता है उस टाइम को कम कर देता है कैटलिस्ट का एडिशन। एक्सरसाइज की एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्सरसाइज में एग्जांपल भी दी गई है। ये तो यहाँ से एक बार हम एग्जांपल या एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और इसमें जो मेन बात बताई गई है, द रिएक्शन इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन है मतलब हीट जो है ये अब्जॉर्ब कर रहा है। मतलब इसको मैं अब नोट्स से समझाता हूँ। एंडोथर्मिक होने से मुराद है कि एंडोथर्मिक है, इट्स मीन इसको टूटने के लिए, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए क्या चाहिए? हीट एनर्जी चाहिए। एंडोथर्मिक हीट अब्जॉर्ब करने वाला, तो इसको हीट चाहिए। इट्स मीन फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है, उसे हीट चाहिए, लेकिन जब बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो वो एक्सोथर्मिक होगा, वो अपने अंदर से हीट निकालेगा तो वापस इसमें चेंज हो पाएगा। तो ये याद रखें, उन्होंने फॉरवर्ड रिएक्शन का यानी प्रोसेस का ओवरऑल बताया कि एंडोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक होने से मुराद है कि
रिएक्टेंट जो है वो हीट को ऑब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। तो ऑब्वियसली जो बैकवर्ड रिएक्शन होगा वो एक्सोथर्मिक होगा। अब जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। पहला जो सवाल है उसको अगर हम देखें तो व्हाट विल हैपन इफ़ गैस मिक्सचर इज़ कंप्रेस्ड। कंप्रेस का क्या मतलब है? प्रेशर जो है इस पर अप्लाई किया जाए। कंप्रेस करने से यही मुराद होता है कि इसके ऊपर अगर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो क्या होगा। तो भी मैंने आपको बताया था कि प्रेशर का इफ़ेक्ट जो है वो देखने के लिए पहले तो रिएक्शन में हम दो कंडीशंस देखते हैं, क्या रिएक्शन में गैसेस मौजूद हैं तो मौजूद हैं। नंबर 2 पे हम देखते हैं क्या मोल का डिफरेंस है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे। तो रिएक्टेंट साइड पे अगर आप देखें तो 1 मोल है, क्योंकि कोफिशेंट कोई भी नहीं मेंशन, इट्स मीन 1 है। इसी तरह प्रोडक्ट पे इसका भी कोई मेंशन नहीं है, इसका भी नहीं, लेकिन 2 हैं तो 1 मोल इसका 1 मोल इसका 2 मोल, मतलब डिफरेंट है। यहाँ पे 1 मोल है रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल हैं। तो इस वजह से हमें याद है कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करें तो रिएक्शन किस साइड को शिफ्ट होता है? जिस साइड पे मोल कम हो। और यहाँ पे हमने क्या किया है? कंप्रेस किया है, इट्स मीन प्रेशर इंक्रीज किया है। तो इट्स मीन जिस साइड पे मोल कम है उधर को रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा, और मोल किस साइड पे कम है? रिएक्टेंट साइड पे। तो दैट्स वाई बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा। तो कंप्रेशन इंक्रीज प्रेशर फेवरिंग द साइड विद फीवर मोल्स ऑफ गैस, इट्स मीन इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द रिएक्टेंट साइड, यानी बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट साइड को इंक्रीज होगा। सेकेंड क्वेश्चन को देखें, व्हाट विल हैपन इफ क्लोरीन गैस इज एडेड टू द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्लोरीन गैस जो है वो किस साइड पे है। तो क्लोरीन गैस जो है वो प्रोडक्ट्स में है। अगर हम क्लोरीन गैस मज़ीद ऐड करते हैं तो भी बैकवर्ड रिएक्शन ही इंक्रीज़ होगा, ताकि जल्दी से वापस इक्विलिब्रियम ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस हो रिएक्टेंट वाली साइड पे, और रिएक्टेंट ज़्यादा प्रोड्यूस करके वापस जो है इक्विलिब्रियम को अटेन किया जा सके। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करके वापस इक्विलिब्रियम को गेन किया जाएगा। तो एडिंग क्लोरीन इंक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द रिएक्टेंट साइड, यानी बैकवर्ड रिएक्शन फास्टर हो जाएगा और इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा रिएक्टेंट साइड पे। थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट विल हैपन इफ़ द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज़ इंक्रीज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। तो टेम्परेचर का इफेक्ट जो है उसमें हमें पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है कि रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है, इट्स मीन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है। तो इंक्रीज़ करेंगे अगर हम टेम्परेचर तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फेवर होगा, यानी एंडोथर्मिक है, हीट अब्जॉर्बिंग रिएक्शन है। तो अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे इस साइड पे तो जल्दी फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ये जल्दी बनेंगे, ठीक है। और इस साइड पे से अगर हम हीट निकालेंगे तो जल्दी ये बनेगा। तो हमें उन्होंने कहा है ऐड करनी है, तो ऐड करने से क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा, और रिमूव करने से बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये हमने तीनों क्वेश्चंस का आंसर भी बता दिया। बुक से अगर हम इस टॉपिक का ओवरव्यू लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 फैक्टर मेंशन हैं। उन फैक्टर्स को हमने देखा था नोट्स में। पहला जो फैक्टर है उसको एज अ हेडिंग इन्होंने मेंशन नहीं किया, वो कंसंट्रेशन का है, एडिशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, वो इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ। बाकियों को उन्होंने किया है। इफेक्ट ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर ये भी हमने पढ़ा, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर को भी हमने पढ़ा। इसके बाद हमने समझा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इसके साथ साथ हमने कैटलिस्ट का जो इफ़ेक्ट है उसको भी स्टडी किया। तो लास्ट पे हमारे पास जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया के बारे में जो है वो एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इज़ हैबर प्रोसेस इज़ अ वेरी यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ द फिनोमेना ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसमें अमोनिया की फॉर्मेशन होती है बाय हैबर प्रोसेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल इक्विलिब्रियम का फिनोमेना है, जिस पर हम ये जो ऊपर फैक्टर हमने देखे हैं उन्हीं को अप्लाई किया जाता है। उससे अमोनिया की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और ईजी हो जाती है। नेक्स्ट है अमोनिया गैस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एन इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र यूरिया। अमोनिया की गैस जो है उससे हम इम्पोर्टेंट एक फर्टिलाइज़र बनाते हैं जिसे यूरिया कहते हैं। एबिलिटी ऑफ अमोनिया गैस टू बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म इजीली इज़ यूज टू ड्राइव द रिएक्शन टू कम्प्लीशन। अब मेन जो पॉइंट है यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट में जिसे समझना पड़ेगा वो आपको ये है
The ability of ammonia gas can be converted into liquid form easily is used to drive the reaction to completion. जी तो यहाँ पे है कि जो अमोनिया गैस है वो किससे बनती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस से। तो ये तीनों जो हैं वो गैसेज हैं, रिएक्टेंट भी गैस है और प्रोडक्ट भी गैस है। लेकिन जो अमोनिया गैस है यानी प्रोडक्ट साइड वाली गैस, उसको हम इजीली लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं जस्ट बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर और बाय कंट्रोलिंग टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कम कर दें तो उससे भी वो इजीली लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो ये वाला प्रोसेस से हम इजीली जो है वो रिएक्शन के अंदर से अमोनिया को लिक्विड में कन्वर्ट करके सेपरेट कर सकते हैं। क्योंकि जब हम लिक्विड बना लेंगे अमोनिया को तो लिक्विड आपको पता है नीचे सरफेस पे बैठ जाता है, बाकी जो रिएक्टेंट हैं वो ऊपर ऑक्सीजन भी गैस है और नाइट्रोजन भी गैस है, तो वो सरफेस पे नहीं आएगी। तो इस तरह हम अमोनिया को सेपरेट कर लेते हैं इजीली, और प्रोडक्ट हम जब निकाल रहे हैं तो रिएक्टेंट का जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए। तो इस तरीके से जो है 100% कन्वर्जन होती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की इनटू अमोनिया, क्योंकि हम प्रोडक्ट साइड से इजीली अमोनिया को लिक्विड में चेंज करके एक्सट्रैक्ट करते जाते हैं। वो गैसेस जो हैं रिएक्टेंट साइड पे वो ज़्यादा फास्ट रिएक्शन शो करती हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। बाद हमारा जो चैप्टर है वो उसमें वो ख़त्म हो गया है। आई होप सो आपको ये चैप्टर भी समझ आया होगा। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये वीडियो।